हेलो गाइस, वेलकम है आपका एलएम क्लासेस में। मेरा नाम है सौरभ और आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। आज हम ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है ये देखते हैं। कोई सा भी ट्रांसफार्मर जो ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ओबे करेगा वो एक आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। मतलब कि जो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं वो अगर ये ट्रांसफार्मर फुलफिल करता है तो ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो आइए देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ कोर इज इन्फिनाइट। जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उनके कोर की परमिएबिलिटी जो होती है वो इन्फिनाइट होती है। परमिएबिलिटी मतलब कि परमिट द एबिलिटी टू फ्लो अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि ये जो कोर है इससे कितना फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इसकी 100% जो होती है परमेबिलिटी होती है एक आइडियल ट्रांसफार्मर की। मतलब कोई भी फ्लक्स जो है वो लीक नहीं करेगा इससे। जैसे V1 वोल्टेज सोर्स से जब करंट जाएगा इस कॉइल में तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन कुछ फ्लक्स जो है एयर में लीक कर जाता है। लेकिन परमेबिलिटी ऑफ कोर इज इन्फिनाइट, मतलब इसका क्या है कि ये जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा इस कोर से फ्लो करेगा, कोई भी फ्लक्स जो है वो लीक नहीं करेगा। दूसरा है देयर आर नो लॉसेज। एक ट्रांसफार्मर में बहुत सारे लॉसेज होते हैं जैसे एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होता, यानी देयर आर नो लॉसेज। अगला है इफिशियंसी इज 100%। यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी क्षमता जो है वो 100% है। मतलब जितना वो आउटपुट इनपुट से वो लेगा वोल्टेज वो उतना ही आउटपुट में डिलीवर करेगा। तो यानी कि 100% आउटपुट ऑब्टेन, हमें पूरा का पूरा 100% आउटपुट मिलेगा। अगला है कपलिंग इज 100%। कपलिंग मतलब जो ये प्राइमरी कॉइल है वो 100% सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा। मतलब इसका सारा फ्लक्स जो है प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल में चला जाएगा। नो वोल्टेज ड्रॉप, इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। 100% फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी कॉइल लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, डेट इज नो फ्लक्स लीक्स। ये जो प्राइमरी कॉइल है ये इसका सारा का सारा जो फ्लक्स है वो लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल से, यानी कि कोई भी फ्लक्स की लीकेज नहीं होगी। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडियल ट्रांसफार्मर के। कोई भी ट्रांसफार्मर अगर इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है तो वो ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडियल ट्रांसफार्मर आर नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ हम इमेजिनरी ट्रांसफार्मर कह सकते हैं इसे। रियलिटी में कोई ना कोई ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज़रूर होंगे और किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसमें बहुत सारे लॉसेज होंगे, उसमें हमें पूरा 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यही सब रीजंस के वजह से एक जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल नहीं होता बल्कि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आगे हमारे पास टॉपिक है ईएमएफ ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड केस। एक आइडियल ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी नो लोड केस में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में ईएमएफ आखिर इंड्यूस्ड कैसे होता है, ईएमएफ जो है वो बनता कैसे है। तो ये एक ट्रांसफार्मर है। When a AC voltage source is connected in primary side of a transformer, then due to flow of current through the coil, a flux phi is developed according to Faraday law. When this flux link with primary coil, an EMF is induced, and when it link with secondary coil, an EMF is also induced in secondary side. मतलब क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हमने एसी वोल्टेज सोर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तब इसमें से एक करंट आई फ्लो करती है। ये आई है एसी करंट, ठीक है, जो इस वोल्टेज सोर्स के वजह से फ्लो कर रही है प्राइमरी कॉइल में। जब ये करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करेगी तब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें एक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब ये फ्लक्स फ्लो करेगा इस कोर में तब ये एक बार सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा, एक बार प्राइमरी कॉइल से लिंक करेगा। तो ये फ्लक्स जब प्राइमरी कॉइल से लिंक करेगा तो इस फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा प्राइमरी साइड में। और जब ये फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, सेकेंडरी कॉइल से, तब सेकेंडरी साइड में भी एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें जो है इन्हीं ईएमएफ की इक्वेशंस को निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगी वो। तो ईएमएफ की इक्वेशन को निकालने के लिए कुछ अजम्पशन करेंगे। तो सबसे पहले V1 एसी वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं, आई एसी करंट, और फाई जो है वो एसी फ्लक्स है, E1 ईएमएफ ऑफ प्राइमरी साइड, E2 ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी साइड। अब देखिए जो फाई है वो एसी फ्लक्स है, मतलब इसमें एंगल भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हमने फाई को लिख लिया फाई एम साइन ओमेगा टी, जिसमें कि ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम। E1 ईएमएफ ऑफ प्राइमरी साइड, E2 ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी साइड। अब देखिए ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब कि जो फ्लक्स है
वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। अब ईएमएफ जो है ये एन टर्न्स पे निकालने के लिए इसको हमने प्राइमरी साइड के लिए एन वन से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंडरी साइड में एन टू से मल्टीप्लाई कर दिया। जहाँ पे ये एन वन है ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड है, एन टू है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। अब देखिए जैसा कि हमने देखा E1 की वैल्यू क्या थी, E1 था हमारे पास N1 d5 ओवर dt, d5 डिवाइडेड बाई dt, और फाई की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास फाई m साइन ओमेगा t। इस फाई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो E1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N1 d फाई m साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E1 की वैल्यू N1 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E1 की इक्वेशन। अब देखिए हमें पता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम पुट करेंगे ये कॉस थीटा है, इसको हम साइन के टर्म्स में लिख देंगे तो E1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी E1 इज इक्वल टू N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्योंकि ये जो थीटा है यहाँ पे ओमेगा टी थीटा है तो इसलिए ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई E1 की इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब हम E2 के लिए देखेंगे। E2 क्या था हमारे पास N2 डी फाई ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास फाई एम साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पे भी फाई के जगह ये फाई एम साइन ओमेगा टी पुट कर देंगे तो हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी N2 डी फाई एम साइन ओमेगा टी ओवर डी टी। इस डिफ्रेंशिएशन को हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N2 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस की जगह साइन के टर्म्स में से रिप्रेजेंट करेंगे तो E2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी N2 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास E2 की वाली इक्वेशन आई इसे हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। हमारे पास E1 और E2 की क्या इक्वेशन आई थी देखते हैं। E1 हमारे पास आया था N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और E2 हमारे पास आया था N2 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब देखिए ये जो E1 है और E2 है इसमें प्लस 90 डिग्री आ रहा है दोनों में, मतलब कि ये जो है फाई को लीड कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल से। तो जो इसमें हम नोट पॉइंट लिख सकते हैं, E1 एंड E2 लीड्स फाई बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने इन दोनों को इक्वेशन माना था, इसे हमने इक्वेशन 1 माना था, इसे हमने इक्वेशन 2 माना था। अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। बाकी देखिए फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री और यहाँ पे भी फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी 90 डिग्री सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
हमारे पास फाइनल वैल्यू ये बचेगी फॉर नो लोड कंडीशन के लिए। अब हम देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। E1 E2 की आरएमएस वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम E1 की आरएमएस वैल्यू देखेंगे। देखिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब किसी भी टर्म की सबसे जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। ये हमारे पास आरएमएस आ जाता है किसी भी टर्म का। तो जैसे हमारे पास E1 है, इसका आरएमएस निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा E1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो E1 हमारे पास क्या था, E1 था फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री, सॉरी, और यहाँ पे एन भी था, N1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो ये पूरा टर्म जब 1 हो जाएगा तो E1 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास N1 फाई एम ओमेगा, क्योंकि ये सब फिक्स है, बस यही वेरी हो सकता है। तो E1 की वैल्यू आ गई N1 फाई एम ओमेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं N1 फाई एम ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट 2। अब हमें पता है जो ओमेगा होता है, ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ई आर एम एस आ जाएगा N1 फाई एम 2πf डिवाइडेड बाय रूट 2। ये आपका E1 RMS आ गया। सिमिलरली जो E2 RMS होगा वो होगा आपका N2 फाई एम 2πf डिवाइडेड बाय रूट 2। जब हम इस 2πf और रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.44। इसके लिए N2 फाई एम एफ, जब हम इस 2π और रूट 2 को सॉल्व करेंगे तब। और ये ऊपर वाले के लिए E1 के लिए आ जाएगी हमारे पास 4.44 N1, और यहाँ बचा फाई एम एफ। तो ये आ गई आपके पास E1 RMS वैल्यू, ये E2 RMS वैल्यू। अब हम E1 E2 का फेजर डायग्राम देख लेते हैं फाई के टर्म्स में। जो E1 E2 था वो फाई को लीड कर रहा था 90 डिग्री से। तो यहाँ पे आपका फाई आ जाएगा, और जो E1 E2 की वैल्यू है वो लीड करेगा, तो ये E1 और यहाँ पे E2 आ जाएगा, और इनका बीच का एंगल 90 डिग्री। E1 और E2 जो है वो लीड करेगा फाई को 90 डिग्री एंगल से। तो ये इसका फेजर डायग्राम है। E1 E2 जो होगा वो V1 और V2 के इक्वल होगा, क्योंकि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो ये E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2। तो यही था आपका EMF फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। थैंक यू।